हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आरपीएससी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो 18 अक्टूबर लास्ट डेट है। 18 अक्टूबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टाइम से फॉर्म भर दीजिए, अदरवाइज बाद में आपका सेंटर नजदीक नहीं मिलता है, जहां आप चाहते हैं वहां कई बार नहीं मिलता है, तो 18 अक्टूबर से लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 2 टेस्ट ऑलरेडी इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज टेस्ट नंबर 3, तीसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये सभी जो करवाते हैं आपको 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। उन दोनों टेस्ट का जो पीडीएफ है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। आने वाले टाइम में आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। आपके सिलेबस पे बेस्ड है पूरा, ये ऐसा नहीं है रैंडम कहीं से। एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है। राजस्थान राज्य की पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब लागू की गई? ये डिस्कॉम के जो नवीनीकरण आरपीओ है उसको पूरा करने के लिए 2024-25 तक 2 गीगावाट पवन ऊर्जा कैपेसिटी हासिल करने का टारगेट रखा है। 2 गीगावाट ये टारगेट है कब तक का? 2024-25 के लिए रखा हुआ है 2 गीगावाट का। और पवन ऊर्जा उपकरण है या जो इनके निर्माता हैं, पवन ऊर्जा उपकरण निर्माता हैं, इनके लिए जो स्टाम्प ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी इसमें 100% छूट है। स्टैंप ड्यूटी में किसके लिए? जो पवन ऊर्जा उपकरण निर्माता हैं, निर्माता उनके लिए। ये पॉलिसी कब लागू की गई? 2019 में आई थी और ये पॉलिसी लागू हुई थी दिसंबर 2019 में। प्रॉफिटेबिलिटी विथ सोशल जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय के साथ लाभप्रदता आदर्श वाक्य निम्न में से किसका है? ये प्रॉफिटेबिलिटी विथ सोशल जस्टिस ये आदर्श वाक्य है द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको कहते हैं देशवन, हुडको। हुडको का है ये। आवास एवं शहरी विकास निगम है ये, HUDCO, हुडको आवास एवं शहरी विकास निगम। और इसी का है ये आदर्श वाक्य। ये क्या करता है एक्चुअली? जो EWS है, जो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर जो लोअर इनकम ग्रुप है LIG, तो EWS LIG इनकी आवास की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने पे जोर दिया जाता है, जोर दे रहा है ये। और इसी का ये आदर्श वाक्य है। हाल ही में समाचारों में रही RF-290 निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? ये RF-290 ये वैरायटी किसकी है? देखिए, अभी रिसेंटली नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे अधिसूचित किया गया है। और वो किसको अधिसूचित किया गया है? राष्ट्रीय स्तर पे RMT 354 को ये नोटिफाई किया गया है नेशनल लेवल पे। जॉबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। 3 साल के लंबे रिसर्च के बाद ये सामने आया है कि राजस्थान के जो 4 जिले हैं जहां पे किसान एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए लवणीय जल पर निर्भर हैं, वो सौंफ उत्पादन का केंद्र बन सकते हैं। तो ये जो RMT 354 है ये किसकी किस्म थी? ये थी मेथी की किस्म। तो और अभी रिसेंटली मेथी की एक किस्म RMT 354 को राष्ट्रीय स्तर पे अधिसूचित किया गया है। और जॉबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ये सौंफ की जो किस्म है RF-290 इसको भी अभी राष्ट्र को समर्पित किया है। तो RF-290 है सौंफ की और RMT 354 मेथी की। ये क्लियर होना चाहिए। अब यहां से या तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा RMT 354 किसकी वैरायटी है, तो मेथी की। RF-290 किसकी किस्म है, तो ये सौंफ की है। सौंफ अब जो लवणीय जल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन से जिलों में सौंफ की खेती
ये रिसर्च के बाद सामने आया है। तो ये शोध बताता है कि सौंफ उत्पादन का केंद्र बन सकते हैं 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले हैं? बीकानेर, इसके अलावा नागौर, चूरू और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो आप सौंफ के उत्पादन का केंद्र बन सकते हैं। अब हमसे पूछा जा सकता है कि देखिए, सौंफ जो होता है एक कठोर 12मासी औषधीय पौधा है जिसमें पीले फूल आते हैं और फरके जैसी इसकी पत्तियां होती है। ये जिले दे दिए जाएंगे या तो आपको ऑप्शन में, या फिर इनके अलावा कोई और डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सौंफ की खेती के लिए उपयुक्त है या की जाती है सौंफ की खेती। यह पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा सौंफ की खेती कहाँ पे की जाती है। अभी प्रेजेंट की बात करें तो सौंफ की सबसे अधिक जो खेती है वो की जाती है नागौर जिले में। कहां पे? नागौर जिले में की जाती है। क्या इन 4 जिलों के अलावा और भी जिले हैं जहां सौंफ की खेती की जाती है? यस, बिल्कुल की जाती है। ये तो उपयुक्त बताए हैं अभी रिसर्च में, लेकिन इनके अलावा भी सिरोही है, सिरोही और जोधपुर है, जालोर है एंड सवाई माधोपुर है। सिरोही, जोधपुर, जालोर, सवाई माधोपुर। आप भरतपुर भी ले सकते हैं, भरतपुर भी है। ये जिले हैं जहां पे सौंफ का उत्पादन हो रहा है, अभी होता है। उम्मीद है यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपके जो स्क्रीनिंग एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसमें पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने चित्तौड़ के किले का निर्माण कराया था? इनमें से चित्तौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के किले का निर्माण कब हुआ है? 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी ईस्वी में मौर्य राजपूत वंश था। मौर्य राजपूत वंश के राजा थे चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के किले के बारे में क्वेश्चन आता ही है जनरली। ये मेवाड़ जो एम्पायर था उसकी राजधानी हुआ करती थी, मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी ये चित्तौड़ का किला। अगर एरिया वाइज बात करें हम चित्तौड़ के किले की, तो एरिया वाइज राजस्थान, भारत और एशिया का सबसे बड़ा किला है चित्तौड़ का किला। कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो ये बेडच रिवर है। बेडच रिवर है उसके किनारे है, और बेडच रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास रिवर। ठीक है, बेडच बनास की ट्रिब्यूटरी है। बनास किसकी ट्रिब्यूटरी है? बनास चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो बेडच नदी के किनारे है चित्तौड़ का किला। इसमें टोटल 7 गेट हैं चित्तौड़ के किले में, और जो मेन गेट है उसको बोला जाता है रामपोल। मेन गेट का क्या नाम है? रामपोल है। जो मेवाड़ वंश के संस्थापक थे बप्पा रावल, उन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के लिए बम फेंकने के लिए जिम्मेदार था? इनमें से किसने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंके थे? देखिए, रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग बम कांड है उसकी प्लानिंग की थी। तो प्लानिंग किसने की? रास बिहारी बोस ने। अब इस प्लानिंग को मूर्त रूप देने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्लानिंग को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी जोरावर सिंह और प्रताप सिंह को, ये बम फेंकने की। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह। ये 1912 की घटना है, दिसंबर 1912 की, 23 दिसंबर 1912 की। वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, और उनका जो जुलूस है वो दिल्ली से गुजर रहा था, दिल्ली में चांदनी चौक से, और वहां पे एक बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, चांदनी चौक पे ही है। उसकी छत पे भीड़ में ही ये खड़े थे जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, और इनके साथ में बसंत कुमार विश्वास भी थे जो बंगाल के रहने वाले थे। और जो वायसराय थे ये हाथी पे सवार होकर गुजर रहे थे वहां से। जोरावर सिंह ने बम तो फेंका, लेकिन वहां पे पास में एक महिला खड़ी थी, उसके हाथ से टकराया और निशाना चूक गया। तो हार्डिंग तो बच गया था, लेकिन वहां पे
जो छत्र रक्षक था महावीर सिंह, वो मारा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा, ए और बी दोनों। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर, इसने भूमध्य सागर में निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ये आयोजित किया है। तो ये जो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जो जहाज है तबर, उसने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालया, ये तो तबर है, और इनका जो स्पेनिश का था अटालया, इसके साथ में ये समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। इंडिया का दबदबा समुद्र में अब काफी बढ़ चुका है पहले के बजाय, स्पेशली इंडियन ओशन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा में नहीं है, ब्लैक सी से बॉर्डर नहीं कर रहा है, कौन सा देश है जो काला सागर की सीमा में नहीं है? देखिए हम देखते हैं ब्लैक सी को, तो ये है ब्लैक सी, ठीक है, समझने के लिए बना रहे हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। इसका मैप थोड़ा सा जो ईस्ट नॉर्थ, ये साउथ ईस्ट है, उधर कम है, इसका एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा है, समझने के लिए बना लेते हैं। ब्लैक सी है, यहां बात करें तो ये जो कंट्री लगता है इससे ये जॉर्जिया लगता है, काला सागर से जॉर्जिया की सीमा इधर की साइड लगती है। यहां पे इसकी सीमा लगती है रशिया से। इधर की बात करेंगे आप तो यहां यूक्रेन आ जाता है। ब्लैक सी का देख रहे हैं हम, यहां पे आता है रोमानिया, और इधर आ जाता है बुल्गारिया। ये बुल्गारिया है, और इधर आपका तुर्की है, ये टर्की, ये है पूरा। तो रोमानिया से बॉर्डर लगता है, टर्की से लगता है, और यूक्रेन से लगता है, रशिया से लगता है, जॉर्जिया से लगता है, बुल्गारिया से लगता है, लेकिन अल्बानिया से नहीं लगता है। तो अल्बानिया कहाँ है? देखिए अल्बानिया है, ये बुल्गारिया है, बुल्गारिया के बाद में आता है मैसेडोनिया, इसके बाद में इधर चलोगे आप तो यहां आता है मैसेडोनिया, और मैसेडोनिया के बाद में आता है यहां पे ही आगे अल्बानिया। तो अल्बानिया से नहीं लगता है काला सागर का बॉर्डर। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो अल्बानिया है ये सदर्न यूरोप में पड़ता है। अल्बानिया का जिक्र हुआ है तो मैं बता दूं आपको, अल्बानिया सदर्न यूरोप में पड़ता है। अल्बानिया और इटली इसके बीच में है, जिसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी कहां पे है? ये इटली और अल्बानिया के बीच में ही है। अल्बानिया है ये यहाँ पे मुस्लिम कंट्री, डोमिनेटेड कंट्री है, या मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इटली का इन्वेड किया था, इटली ने इन्वेड कर लिया था अल्बानिया को। इसकी जो कैपिटल है तिराना है, तिराना अल्बानिया की कैपिटल। यूरोप में इकलौता ये ऐसा मुस्लिम कंट्री है यूरोप में, ये देश इकलौता। रमन शिखर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? रमन शिखर पूछ लिया जाएगा आपसे, रमन पीक, रमन शिखर या रमन सी माउंट के नाम से भी पूछते हैं कई बार इसको, तो ये ध्यान रखना आपको। रमन पीक, रमन शिखर, रमन सी माउंट, ये कहां पे स्थित है? ये एक्चुअली सबमरीन पर्वत शिखर है। क्या है? सबमरीन माउंटेन पीक है रमन पीक, और ये अरेबियन सी में है। कहां सिचुएटेड है? अरेबियन सी में। तो रमन पीक, रमन सी माउंट इज द नेम गिवन टू द सबमरीन माउंटेन पीक एंड इट इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। अब आप सोच रहे होंगे सी माउंट क्या होता है? सी माउंट क्या है? एक लार्ज सबमरीन लैंडफॉर्म होता है, लार्ज सबमरीन लैंडफॉर्म जो राइज करता है ओशियन फ्लोर से, और
ये जो सरफेस लेवल होता है, वाटर सरफेस लेवल जिसको सी लेवल कहते हैं, वहां तक नहीं पहुंचता है ये। तो इसको ये कह सकते हैं कि ये कोई आइलैंड नहीं है, ये क्लिप ऑफ नहीं है, क्लिप रॉक नहीं है ना, आइलैंड है ये सी माउंट है। इस पे जनरली ये कैसे फॉर्म होता है, जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, जो राइज एब्रप्टली एंड आर यूजुअली फाउंड राइजिंग द सी फ्लोर। तो दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, ओशन फ्लोर, सी बेड। ये क्या है, ओशन फ्लोर क्या है? ओशन फ्लोर है द सी बेड इज द बॉटम ऑफ द ओशन। जैसे आपको पढ़ना है ओशन फ्लोर, तो क्या होता है, सी बेड होता है, वो बॉटम ऑफ द ओशन होता है, सी बेड, ये बॉटम ऑफ द ओशन है। जितने भी फ्लोर हैं ओशन के, उनको सी बेड कहा जाता है। ऑल फ्लोर्स ऑफ द ओशन आर नोन एज सी बेड। फिर ज्यादा डीप में चले जाएंगे, आपके ऊपर से निकल जाएगा। ध्यान रखना, रमन पीक अरब सागर में है। मेरे तो रहा हुआ था ज्योग्राफी ऑप्शनल उस टाइम। राजस्थान के किस जिले में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? राजस्थान के किस जिले में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? लिटरेसी रेट की बात हो रही है, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है? और ये जो डेटा है एज पर सेंसस 2011। बीकानेर का लिटरेसी रेट कितना है? बीकानेर का टोटल लिटरेसी रेट है 65.13%। कोटा का जो लिटरेसी रेट है, ये कोटा का टोटल लिटरेसी रेट है 76.56% एंड ये हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछा जाए अगर आपसे राजस्थान में, तो कोटा जिले की है, कोटा के बाद जयपुर की है, जयपुर के बाद झुंझुनू, देन सीकर, देन अलवर। जयपुर की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 75.51% है और टोंक की लिटरेसी रेट 61.58% है। तो सबसे अधिक कोटा की है इस क्वेश्चन में भी, और वैसे भी हाईएस्ट लिटरेसी रेट कोटा का ही है। दूसरे नंबर पे जयपुर है, तीसरे पे झुंझुनू है, चौथे पे सीकर, पांचवे पे अलवर। राजस्थान के 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में जीवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है 1857, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें देखना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। राजस्थान में बिठोड़ा पाली पहला स्थान था जहां 28 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। देखिए, नसीराबाद राजस्थान का वो पहला स्थान था। पहले किस जगह से हुआ था शुरू? 28 मई 1857 को जो विद्रोह शुरू हुआ था राजस्थान में, वो बिठोड़ा पाली से नहीं हुआ था, वो हुआ था नसीराबाद से। कहां से? नसीराबाद से हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान जॉर्ज लॉरेंस गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि थे। ये कह रहा है 1857 के विद्रोह के टाइम पे जो जॉर्ज लॉरेंस थे, ये क्या थे? गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये एजीजी होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस टाइम पे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। ये स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। कुशल सिंह चंपावत ने एरिनपुरा में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये एरिनपुरा छावनी जोधपुर की बात हो रही है, जोधपुर। तो 21 अगस्त 1857 को जोधपुर में जो एरिनपुरा छावनी है, इसमें ब्रिटिश सेना की भारतीय टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया था। दिल्ली चलो का नारा लगा रहे थे, फिर दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़े थे। और ये जब दिल्ली चलो का नारा लगा के आगे बढ़ रहे थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का, रास्ते में आउआ के ठाकुर थे, आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए सहमति दी थी और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजस्थान में नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, कोटा, खेरवाड़ा और ब्यावर में 6 छावनियां थी। ये बिल्कुल सही है। राजस्थान को 6 ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था 1857 के विद्रोह के दौरान।
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, उन्होंने राजस्थान की जो ब्रिटिश छावनियां थी उनको टोटल 6 छावनियों में डिवाइड कर रखा था। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो ये लास्ट की 2 छावनियां हैं खेरवाड़ा और ब्यावर, खेरवाड़ा और ब्यावर ने 1857 के रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया था, इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, खेरवाड़ा और ब्यावर ने। आंसर कौन सा सही है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे? मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। आपसे पूछा जाता है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। देखिए, आपसे पूछा जाए बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल की एक एक करके समझिएगा, आने वाले टेस्ट में सब क्लियर हो जाएंगे अगर आप रेगुलर इसको फॉलो करते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और रेगुलर अगर सीरियसली टेस्ट देखते हैं तो फिर आपके सिलेबस आपका इजीली कवर हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं रहेगा, आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेंगे आप यहां से। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें, बीकानेर प्रजामंडल की 1938 में हुई थी। धौलपुर प्रजामंडल का पूछा जाए आपसे, धौलपुर प्रजामंडल की 1936 में। बूंदी प्रजामंडल का पूछा जाए अगर हमसे, बूंदी का, तो 1944 में। ये ध्यान रखिएगा, एक एक करके सीखते रहेंगे। जैसे मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास थे। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, मारवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे भंवरलाल सराफ, भंवरलाल सराफ ये पहले अध्यक्ष थे मारवाड़ प्रजामंडल के। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो बूंदी के तो कांतिलाल और नित्यानंद थे। धौलपुर प्रजामंडल के कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। बीकानेर के थे ये मेवाराम वैद्य, ये बीकानेर के थे, इन्होंने कलकत्ता से स्थापना की थी बीकानेर प्रजामंडल की। मनमोरी शिलालेख राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के इतिहास के बारे में ज्ञान का स्रोत रहा है? मनमोरी शिलालेख का पूछा है। मानमोरी शिलालेख, ये मानमोरी शिलालेख है, चित्तौड़ के पास में झील है मानसरोवर झील, इसके तट पे कर्नल टॉड को मिला था। कहां पे, किसको मिला था? कर्नल जेम्स टॉड को मिला था। ये काफी प्रसिद्ध शिलालेख है, ये संस्कृत भाषा में है और राजा मनभंगा के बारे में ऐतिहासिक तथ्य देता है। जो राजा मनभंगा थे उनके बारे में ये ऐतिहासिक तथ्य देता है। एक इंस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आता ही है, शिलालेख अभिलेख। पायनियर 11, वॉयेजर फर्स्ट और कैसिनी अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से किसके प्रमुख मिशन हैं? ये रिसेंटली पायनियर 11, वॉयेजर 1, कैसिनी ये चर्चा में है क्योंकि ये शनि के प्रमुख मिशन है, शनि ग्रह के। शनि क्या है? शनि सूर्य से 6th नंबर पे है, छठा ग्रह है और सौरमंडल में ये बृहस्पति के बाद दूसरे नंबर पे आता है। पहला बृहस्पति है और दूसरा सबसे बड़ा शनि है। शनि में क्या है? वो रिंग रहता है जिसको कहते हैं हम वलय प्रणाली, और इसीलिए सभी ग्रहों में सबसे जटिल है। बर्फ और चट्टान की यहाँ पे एक वलय प्रणाली होती है। अगर आप इस जो शनि की वलय प्रणाली है वो रिंग, उसको अगर एक के बाद उस रिंग को इस तरीके से अगर आप जोड़ देते हैं तो इसकी जो लंबाई है शनि की, वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो शनि की रिंग है, अगर ये रिंग को आप जोड़ देते हैं वलय प्रणाली को, तो इसकी एग्जैक्ट सेम लेंथ आती है जो लेंथ है किसके बीच में? बिटवीन मून एंड अर्थ।
अगर नासा की बात करें तो नासा कहता है कि सौरमंडल में शनि के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। बृहस्पति की तरह शनि भी क्या है, एक गैसीय ग्रह है जहां पे मेनली हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बी। राजस्थान के बडली शिलालेख का संबंध किससे है? जो बडली शिलालेख है, इसका संबंध किससे है? ये है, बडली शिलालेख की बात करें तो 443 ईस्वी पूर्व ये अजमेर में है, और अभी प्रेजेंट में जो राजपूताना संग्रहालय है मैगजीन दुर्ग अजमेर, यहाँ पे इसको रखा गया है राजपूताना संग्रहालय में, जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी। बडली शिलालेख है, ये ब्राह्मी लिपि में है, और यहाँ पे जो पुराने जैन शिलालेखों में से एक है ये, तो जैन के बारे में यहाँ पे मिला है। बडली शिलालेख का संबंध किससे है? जैन। उत्तर प्रदेश का पीपरावा अभिलेख है। अगर उत्तर प्रदेश के पीपरावा अभिलेख के बाद में भारत का दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है, वो यही है, बरली या बडली शिलालेख। और ये कहां पे है? अजमेर में है, बडली गांव है ये, और ये मिला था 1912 में। 1912 में मिला था हीराचंद ओझा को, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। देखिए यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार बसंतगढ़ अभिलेख का। बसंतगढ़ अभिलेख किसके लिए प्रसिद्ध है? बसंतगढ़ अभिलेख सामंत प्रथा। अगर आपसे पूछा जाए कि बसंतगढ़ अभिलेख का किससे है, बसंतगढ़ जो अभिलेख है वो सामंत प्रथा से संबंधित है, सामंत प्रथा की जानकारी देता है। बसंतगढ़ अभिलेख कहां पे है? सिरोही जिले में है, और ये भी अभी जो अजमेर का राजपूताना म्यूजियम है वहां पे इसको सुरक्षित रखा हुआ है। एक और जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अभिलेख का, वो गोसुंडी अभिलेख है। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़ में है, गोसुंडी गांव में, जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी लिपि है। उसका पूछ लिया जाता है, ये जो राजा सर्वतात है, इन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसका जिक्र मिलता है गोसुंडी अभिलेख में जो चित्तौड़गढ़ में है। तो उम्मीद है ये यहां से क्लियर हो गया होगा। कई बार एक चीज और पूछ ली जाती है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किन दो शिलालेखों में मिलता है? राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख है, एक तो चित्तौड़गढ़ शिलालेख की बात हो रही थी, जिसको गोसुंडी शिलालेख भी कहते हैं, दूसरा बसंतगढ़ शिलालेख। इन दोनों में राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उपयोग मिलता है। माधो सिंह ने कोटा राज्य की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है। माधो सिंह कोटा राज्य के संस्थापक थे, और 1631 में कोटा की स्वतंत्र स्थिति वास्तविकता बन गई थी, जब राव रतन के ये द्वितीय पुत्र थे, राव माधो सिंह, ये शासक बने थे। भीम सिंह ने कोटा में अबलीमीणी महल का निर्माण कराया था। भीम सिंह ने कोटा में अबलीमीणी महल का निर्माण नहीं करवाया था। अबलीमीणी महल का निर्माण कोटा में करवाया गया था, जो मुकुंद सिंह थे, महाराव मुकुंद सिंह, उन्होंने करवाया था। ये इनकी प्रियसी थी महाराव मुकुंद सिंह की अबलीमीणी, और इनके लिए ये जंगल में सुरम में इस महल का निर्माण करवाया था। और मुकुंद सिंह कौन थे? जो कोटा के संस्थापक थे, माधो सिंह, इन्हीं के ही पुत्र थे मुकुंद सिंह। पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। यह अभिकथन है, ये कारण है। बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पे स्थित है। ये बात सही है, बागोर स्थल भीलवाड़ा में कोठारी के तट पे ही है। ये रायपुर, मांडल, भीलवाड़ा, कोठारी, इन तहसीलों से होकर बहती है ये कोठारी नदी, और लास्ट में कोटरी तहसील के पास में जब नंदराय में बनास नदी में मिल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कोठारी नदी की, जो आगे जाके बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मेजा डैम, मेजा बांध का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजा बांध है, ये भीलवाड़ा को वाटर सप्लाई करता है, और ये मेजा बांध कोठारी नदी पे ही है। तो ये पहला इसका स्टेटमेंट, ये अभिकथन सही है। इसका जो रीजन है, कालीबंगा गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पे स्थित है। कालीबंगा गंगानगर जिले में नहीं है, ये हनुमानगढ़ जिले में है, जिसको पहले सरस्वती नदी थी, अब ये घग्गर नदी है। तो ये सही नहीं है।
पीलीबंगा के पास में है एक्चुअली ये, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, पीलीबंगा के पास में। सबसे प्राचीन कालीन नदी, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ए तो सही है, आर गलत है। लोकप्रिय जसवंत पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जसवंत पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये भरतपुर जिले में आयोजित किया जाता है। 104 साल पुराना से लगभग चल रहा है ये मेला, और इस बार जो मनाया जा रहा है 2024 में, ये 105वां है, 105वां लक्खी मेला। कौन सा है? आपसे पूछा जाए लक्खी मेला कहाँ आयोजन कहाँ होता है, या कौन सा मेला लगता है, तो लक्खी मेला, जसवंत पशु मेला, ये भरतपुर में। देखिए, जसवंत पशु मेला और जसवंत थड़ा ये दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। जसवंत थड़ा है जो ये एक संगमरमर, सफेद संगमरमर से बना हुआ स्मारक है। जसवंत थड़ा ये अलग चीज है, और जसवंत पशु मेला अलग है। जसवंत थड़ा है ये जोधपुर में है, और जोधपुर का जो मेहरानगढ़ फोर्ट है उसके पास में ही है, और इसको जसवंत सिंह के जो बेटे थे महाराजा सरदार सिंह और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान और स्मृति में ये निर्माण करवाया गया था, जसवंत थड़ा का, 1906 में। और अभी किस काम आता है ये? जो मारवाड़ का शाही परिवार है उसके लिए शमशान घाट के रूप में इसका यूज किया जाता है, जसवंत थड़ा का। तो जसवंत पशु मेला भरतपुर, ब्रिज जो रीजन है, ब्रिज अंचल, उसमें 105वां अभी मनाया जा रहा है, और जसवंत थड़ा है जोधपुर। केर पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित त्योहार है? केर पूजा है, ये किससे संबंधित त्योहार है? ये केर पूजा जब की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो शहर है, सिटी, उस सिटी के मेन गेट को लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई बाहर से ना आ सके, कोई आउटसाइडर पूरे शहर में एंट्री ना ले सके जब ये केर पूजा की जाती है। और ये कहाँ की है? अभी रिसेंटली अगरतला में की गई है, अगरतला त्रिपुरा में। ये ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है। मैच करना है दोनों को। लिस्ट फर्स्ट, ये डांस है और ये ट्राइब्स हैं। कौन सा डांस किस जनजाति से संबंधित है? घूमर नृत्य है। घूमर नृत्य ये भील जनजाति से संबंधित है। कठपुतली नृत्य की बात करें तो कठपुतली नृत्य है ये भट्ट बाटी समुदाय से। तेरह ताली की बात करें तो तेरह ताली नृत्य है ये कामड़ जनजाति से संबंधित है। चक्री नृत्य ये कंजर। तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन 100% इस तरीके का पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ट्राइबल से रिलेटेड, उनके डांस, उनके जो रिचुअल्स है उसका आता है एग्जाम में। देखिए, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, सपोर्ट मिलता रहेगा आपका। पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? जब पॉलिटी में यहां आपको राज्य लिखा हुआ है, इसका मतलब, राज्य का मतलब ये स्टेट, ये जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये नहीं है, इसका मतलब देश से है। तो ये सुधार करना देश का कर्तव्य है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में लिखा हुआ है? पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये मेंशन है आर्टिकल 47 में। और आर्टिकल 47 किसका भाग है? आर्टिकल 47 आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आता है। जैसे दूसरा पार्ट क्या है? सिटीजनशिप। तीसरा पार्ट क्या है? फंडामेंटल राइट्स। चौथा पार्ट क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहा जाता है। और पांचवा जो आगे फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, डीपीएसपी की बात करें तो ये आर्टिकल 36 से और आर्टिकल 51 तक आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक वर्ष क्या है? ये जो औद्योगिक उत्पादक
उत्पादन सूचकांक का वर्ष है ये अभी 2011-12 बेस ईयर पूछा है। जहां तक ये जो IIP है इसके लिए जो बेस ईयर है ये 2011-12 है। राजस्थान में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक श्रृंखला के लिए जो आधार वर्ष है 2011-12। काली सिंध किस नदी की सहायक नदी है? काली सिंध कौन सी नदी की सहायक नदी है? देखिए काली सिंध ओरिजिनेट होती है कहां से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहां से ओरिजिनेट होती है? ये बागली है। बागली ये कहां पे पड़ता है? बागली देवास जिला है मध्य प्रदेश का, देवास डिस्ट्रिक्ट में बागली है, वहां से ओरिजिनेट होती है। काली सिंध विंध्याचल रेंज है देवास जिले के बागली में, विंध्याचल पहाड़ियां वहां से ये ओरिजिनेट होती है और आगे जाके ये चंबल में मिल जाती है। लेकिन देवास से निकलने के बाद ये एंटर करती है सोनकच्छ में और सोनकच्छ में के पास से निकलती है एक्चुअली ये, और सोनकच्छ के पास से निकल के और जो शाजापुर जिला है, शाजापुर वहां एंटर करती है। शाजापुर के बाद में ये राजगढ़ जिला है मध्य प्रदेश का, उसमें एंटर करती है और राजगढ़ के बाद में फिर ये राजगढ़ से होके और झालावाड़ में, झालावाड़ जिले में, और झालावाड़ से फिर ये कोटा, और कोटा के पास में जगह है नौनेरा। नौनेरा है, नौनेरा के पास ये चंबल से मिल जाती है, चंबल में मर्ज हो जाती है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। तो यूं कह सकते हैं, कहते हैं ये काली सिंध इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? नहीं है पूछा है। देखिए खारे पानी की झील इसमें से कौन सी नहीं है? सांबर, ये टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, माना जाता है कि टेथिस सागर का अवशेष है, तो सांबर खारे पानी की झील है। डीडवाना लूणकरणसर ये भी टेथिस का अवशेष है। पिछोला है, ये खारे पानी की नहीं है, एक आर्टिफिशियल मीठे पानी की झील है। हाड़ौती पठार में कौन कौन से जिले शामिल है? हाड़ौती पठार है, हाड़ौती क्षेत्र में की बात करें तो राज्य का जो ईस्टर्न और साउथ ईस्ट है ये भाग शामिल है हाड़ौती में। राजस्थान का ईस्ट और साउथ ईस्ट का एरिया, इसको जो लोकल है वहां पे स्थान रूप से पठार या ऊपरमाल भी कहा जाता है। कई बार आपको पठार या ऊपरमाल का पूछ लिया जाता है। इसमें भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ ये जिले आते हैं। कौन से आते हैं? भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ यह हाड़ौती पठार का में आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मालचा महल या विलाहट महल किस राजवंश से संबंधित है? यह भी चर्चा में था। दिल्ली पर्यटन विभाग में ने अभी रिसेंटली एक कैंपेन शुरू किया था, एक जिसका काफी लोग इंतजार करते रहते हैं, वो था हॉन्टेड वॉक। क्या था? हॉन्टेड वॉक शुरू किया था और इस हॉन्टेड वॉक के लिए इन्होंने ये जो महल चुना है, ये मालचा महल को चुना है अभी रिसेंटली। हमारे सिलेबस में भी है ये एंशिएंट मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री। ये महल है जो 14वीं शताब्दी में फिरोजा तुगलक के टाइम पे बना हुआ है। ये मुगल वंश से संबंधित है। किसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में नहीं है? इनमें से किसका उल्लेख है अशोक के शिलालेखों में नहीं है? देखिए अशोक है मौर्य राजवंश का एक सम्राट थे और वो कब तक रहे हैं, उन्होंने कब तक शासन किया है? 268 ईसा पूर्व से, 268 ईसा पूर्व से, और ये 232 ईसा पूर्व तक किया है उन्होंने। जबकि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज किया है अशोक ने, जो मौर्य साम्राज्य से, मौर्य डायनेस्टी से थे, मौर्य राजवंश से थे। अब इसके बीच में ये सब आते हैं, लेकिन जो पल्लव की बात करें तो पल्लव डायनेस्टी है, ये इनके कॉन्टेम्पररी नहीं थे, समकालीन नहीं थे, क्योंकि पल्लवों ने शासन किया है ये 275 ईस्वी से और 897 ईस्वी तक इनका
शासन रहा है। तो अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं उसमें पल्लव शासकों का उल्लेख नहीं मिलता है। मेगस्थनीज निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का राजदूत था? ये मेगस्थनीज की बात हो रही है। तो मेगस्थनीज है ये, देखिए मेगस्थनीज ने कहा था, पाटलिपुत्र की महान राजधानी कहा था, पाटलिपुत्र को कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और समृद्ध शहर है, क्योंकि उसके चारों तरफ 570 टावर थे, 64 द्वार थे। ये तो बाद में मुगलों ने आके काफी चीजें तोड़ी है। अदरवाइज इसको कहा था मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र उस टाइम का पाटलिपुत्र अभी क्या है, प्रेजेंट डे जो पटना है बिहार में, वो पाटलिपुत्र हुआ करता था, कहा जाता था उस टाइम पे। और ये इसको ओरिजिनली किसने बनवाया था? ये जो मगध रूलर थे अजात शत्रु, उन्होंने बनवाया था 490 BC। मेगस्थनीज की बात हो रही है तो ये ग्रीक थे, ग्रीक साम्राज्य के थे और इनको राजदूत भेजा था यहाँ एम्स्टर्डम। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप का और उसके स्थान का मिलान सही है? एलिफेंटा द्वीप मुंबई, ये सही है। सेंट मैरी द्वीप कर्नाटक, ये सही है। धर्मदास द्वीप केरला, ये सही है। पीरम द्वीप या पीराम द्वीप, ये भावनगर में है गुजरात में, ये सही है। देखिए एक क्वेश्चन आपके आइलैंड का आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक आइलैंड का काफी जिक्र आया था, सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड, तो आइलैंड से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और जनरली पूछा भी जाता है। सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसपे यह भी रिसेंटली बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हो गई, क्योंकि शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका कह रहा था कि ये सेंट मार्टिन आइलैंड पे वो यूएसए है जो एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। हालांकि अमेरिका मना कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन शेख हसीना ने कहा था यूएसए यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। और उसकी वजह क्या है? सेंट मार्टिन आइलैंड है, ये बांग्लादेश का जो सदर्न पॉइंट है वो है, जो सदर्न बांग्लादेश है वो है। और ये सेंट मार्टिन आइलैंड ये लगभग 3-4 किलोमीटर का एरिया है, जो इधर म्यांमार से लगता है, म्यांमार से लगता है, और ये बे ऑफ बंगाल से भी लगता है। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की भी इस पे नजर थी, लेकिन अमेरिका ने काफी कोशिश की। और जो म्यांमार के जो दुनिया के सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है वो यही सेंट मार्टिन आइलैंड के पास में ही है। और म्यांमार को जो एक्सपोर्ट जाता है वो इसी के थ्रू जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है सेंट मार्टिन आइलैंड। अमेरिका यहाँ पे अपना एक नेवल बेस बनाना चाहता है, मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। 3-4 किलोमीटर का एरिया है यहाँ पे ये। और फिर म्यांमार से जोड़ता है, आगे जो पूरा ड्रग्स का धंधा का चलता है वो आगे इसी रूट पे आ जाता है, जो आपको मणिपुर में देखने को मिला। मणिपुर में ये ड्रग्स का काफी पकड़ा गया था। कई चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन पढ़ने के बाद समझ में आती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये चारों ही सही है। हेमट्यूरिया इज ए डिसऑर्डर, इसमें क्या शामिल है? हेमट्यूरिया एक विकार है जिसमें शामिल है। हेमट्यूरिया क्या है? हेमट्यूरिया इज ए डिसऑर्डर। देखिए हेमट्यूरिया में आरबीसी में हीमोग्लोबिन की हानि की वजह से ये हेमट्यूरिया होता है। मतलब आरबीसी क्या है? आरबीसी होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं। ये रक्त की सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं और संख्या में सबसे बड़ी भी होती है। और पूरा जो रुधिर है उसमें 40% ये होता है रेड ब्लड सेल। यूरिन के माध्यम से रक्त की हानि, लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द यूरिन, यही होता है हेमट्यूरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी चर्चा में। हेमट्यूरिया जनरल साइंस हमारे सिलेबस में भी है, और स्पेशली ये ब्लड वगैरह का ये हमारे सिलेबस में है। तो ये ध्यान होता है लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द यूरिन। आरबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होता है? आरबीसी का नॉर्मल रेंज की बात करें तो जो जनरली बात कर रहे हैं, सामान्य सीमा आमतौर पे मेल्स की बात करें तो माइक्रोलीटर की बात कर रहे हैं। माइक्रोलीटर 4.35 टू 5.65 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं। और अगर
जनरली फीमेल की बात करें तो प्रति एमसीएल रक्त में, प्रति एमसीएल की बात हो रही है माइक्रोलीटर की। तो ये कितना होता है फीमेल्स में 392 से और 513 मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं। ये उम्र और सेक्स वगैरह कई चीजों पर डिपेंड करता है आपका क्या मेल है फीमेल है, इस तरीके से। जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जैव विविधता संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बायोडायवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारे सिलेबस में है। जैव विविधता सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ऑर्गन्स के लिए, जीवों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से आप मेंस में भी देख सकते हैं। यहाँ जैव विविधता संरक्षण के क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव है। 3 ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करना है, प्रजातियां और जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम उसका आपको सस्टेनेबल यूज करना है, जो जीवन रक्षक प्रणाली है उसको बनाए रखना है। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं जैव विविधता संरक्षण के, और आप मेंस के हिसाब से इनको नोट करके रख सकते हैं। मेंस में आपके आंसर राइटिंग में काम आएंगे। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ये उम्मीद है आपको यूजफुल रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।